जय हिंद एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है पेट्रोटिक आईएएस में। ये है हमारा आईएएस वाला डेली करंट अफेयर्स। आज हमारे पास 6 टॉपिक है जिसका हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम इसका जो प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करेंगे और एक मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। उसका अप्रोच आपको बताया जाएगा और आपको उसका आंसर लिखना है और बाद में जब मॉडल आंसर आपको दिया जाएगा तो उससे आपको सेल्फ इवैल्यूएट करना है, ताकि आपको ये पता चल पाए कि आपने जो पढ़ा है उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं कि नहीं। यूपीएससी का मेन एम ये है कि आपके अंदर इनकलकेट किया जाए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो डेली बेसिस पे अगर एक आंसर आप लिखते हैं तो 365 दिन में अगर 300 दिन भी ये लेक्चर आप फॉलो कर रहे हैं, 350-300 दिन, नियर अबाउट पूरे 365 में 10 दिन का गैप आएगा या 10-15-20 दिन का मान लेता हूँ, फिर भी 340 क्वेश्चन अगर आप लिखते हैं तो 20 एक पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं, तो नियर अबाउट आप 15 यूपीएससी के क्वेश्चन कम से कम लिखेंगे। 18 भी हो सकता है अगर कंटिन्यूअसली इसको कंसिस्टेंट रखा जाए तो। ओके, तो टॉपिक क्या है जो आज हम कवर करेंगे? पहला टॉपिक है स्टेट ऑफर अप थाउजेंड्स ऑफ द हेक्टेयर टू द डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड फॉर द ग्रीन क्रेडिट। तो ग्रीन क्रेडिट का एक कॉन्सेप्ट आया है कि कंपनियां अगर पेड़ लगाती हैं कुछ नॉन फॉरेस्टेड एरिया में और वो कुछ एमिशन करती हैं तो उनके बदले में उनको ग्रीन क्रेडिट लिया जाएगा, जो पौधा उग के 2 साल बाद आएगा। उसका एक तरीके से अकाउंटिंग होगा, इवैल्यूएशन होगा, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये ग्रीन क्रेडिट पॉजिटिव इंपैक्ट भी कर सकता है, निगेटिव इंपैक्ट भी कर सकता है। तो ये जो जीएस पेपर 3 का इन्वायरमेंट है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ग्रीन क्रेडिट क्या है ये जानिएगा, इसको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ग्रीन क्रेडिट। ओके, ऑल वेदर रोड गिव्स ए स्ट्रेटेजिक फिल अप टू द लद्दाख। तो लद्दाख में हम देख रहे हैं कि ब्रिज बन रहे हैं, टनल्स बन रहे हैं, जो कंटिन्यूअसली हमारा प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस, ऑल दिस एरिया इज गेटिंग बूस्टेड। तो जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी है इसके अंडर में आ जाएगा और ये मीन्स स्पेसिफिक हो जाएगा। लेकिन जो टनल है, जो लार्जेस्ट ब्रिज है, चेनाब ब्रिज बना है, जो लार्जेस्ट हाइट पे आर्क ब्रिज है, तो वो प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है। तो प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। वाई कच्चा थ्यू पैक्ट्स बिगिन बीइंग क्वेश्चन। अब देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने हमारा कमेंट किया है कि कच्चा थ्यू को जो हमने श्रीलंका को दे दिया वो एक नासमझी थी कांग्रेस की। तो उस पर कमेंट आ रहा है, कई जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं उनके भी कमेंट आ रहे हैं, श्रीलंका से भी कमेंट आ रहा है। तो इसके बारे में आज डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे हम लोग। व्हाट इज आउटलुक ऑन द वुमेन्स एम्पावरमेंट। जो हमारा इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट है जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों ने मिल के बनाया है, उसमें दिखाया है कि जो वीमेन्स का केस है वो वर्स है। कंटिन्यूअसली उनका जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो खराब हुआ है, अगर कहीं कहीं इंप्रूव भी हुआ है, लेकिन उनकी जो स्थिति है, कंडीशन है वर्क का, वो सही नहीं है। तो ये जो टॉपिक है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस में किस किस टॉपिक में आ सकता है? पहली बात तो अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की बात करता है तो जीएस 3 में ही हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि वीमेन्स का बात करता है तो जो सोसाइटी है, जो वल्नरेबल सेक्शंस है सोशल जस्टिस में, या जो गवर्नमेंट का स्कीम है, इसमें भी कई स्कीम की बात होगी, तो उस सब में ये रिड्रेस होगा। ओके, देन वी विल स्टडी विल न्यू सोलर पावर रूल्स। जो पावर रूल्स कहता है, सोलर पावर रूल्स कहता है कि अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो सर्टिफिकेशन लीजिए, उसके लिए रजिस्ट्री कीजिए और नेशनल सोलर इंस्टीट्यूट है वो आपको सर्टिफाई करेगा। तो ये प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इक्वली इंपॉर्टेंट है। इन द लास्ट वी विल स्टडी दैट डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद द अदर्स। आप अपना कंपैरिजन दूसरे से मत कीजिए, वरना अगर आप दूसरों के चक्कर में पड़ेंगे तो या वो तेज स्पीड से चलेगा तो आप घसीटे जाएंगे, और अगर वो स्लो स्पीड से जा रहा है, आप तेज स्पीड से कर रहे हैं तो उसको घसीट देंगे। कोई ना कोई घसीटा जाता है अगर आप दूसरे से कंपेयर, दूसरे से अपने आप को बांध के चलते हैं। खुद का कंपेयर खुद से कीजिए कि पहले से अभी बेटर हूं कि अभी खराब हो रहा हूं। अपनी स्पीड खुद बढ़ाइए कि अरे अभी तो नॉर्मल स्पीड है, थोड़ा मॉडरेट करता हूं, थोड़ा तेज करता हूं। तो खुद की स्पीड खुद
से ही इंप्रूव होनी चाहिए। आप दूसरों से अपना स्पीड नहीं कर सकते, वरना लड़ा देंगे ले जाके गाड़ी। तो एथिक्स में ये काफी यूज होगा। एक छोटा सा आर्टिकल है, उस पे देखेंगे। दिस विल बी ऑल अबाउट आवर टुडेज डिस्कशन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज। फ्रंट पेज पे देखते हैं कि क्या न्यूज है। काफी सीए से रिलेटेड न्यूज है और काफी ये कंटिन्यूअसली न्यूज में है। क्या आपकी है, अभी ये आ रहा है कि पेटिशन किया गया और ये कहा जा रहा है कि सीएए का जो रूल है, जो एक्ट है, वो डबल सिटीजनशिप दे रहा है। अब डबल सिटीजनशिप कैसे दे रहा है? अब इस रूल के अंडर में ये नहीं बोला गया कि आप अपना जो पुराना सिटीजनशिप है उसको रिनंसिएट करके न्यू सिटीजनशिप लेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप जब पुराना रिनंसिएट नहीं कर रहे, नया दे दिया जा रहा है, तो डबल सिटीजनशिप हो गया। और डबल सिटीजनशिप आर्टिकल 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें मना किया गया है। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 में भी मना किया गया है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों को ये वायलेट करेगा। तो ये जो एक्ट है अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। ऐसा जो अपोजिशन के लीडर है कपिल सिब्बल एंड हरीश बीरन, ये लोग अपने नए वाले पिटीशन में जो सुनवाई चल रहा है सीए पे उसमें बोले हैं। फिर इन लोगों ने बोला है कि अगर आप एग्जीक्यूशन को ही, प्रोसिक्यूशन को ही बेस बना रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी है इन तीनों कंट्रीज में जिसको इंक्लूड किया गया है, उसमें अहमदिया कम्युनिटी जो पाकिस्तान का है उसका प्रोसिक्यूशन है, और इसको आपने एक्सक्लूड ही कर दिया। तो कहीं ना कहीं आपका बेसिस भी गलत हो गया। अब आप बताइए कि आपने उसमें जो रेशनलिस्ट है, एथिस्ट है या एग्नोस्टिक है, जो कोई धर्म नहीं मानते, कोई रिलीजन नहीं मानते, जो एक तरीके से जो लॉजिकल फ्लो है उसमें बात करते हैं, उसमें ही बिलीव करते हैं, उनका क्या? उनको तो कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा, उनको भी तो आपने एक्सक्लूड कर दिया, उनका भी तो प्रोसिक्यूशन होता है। तो कहीं ना कहीं इसके भी वैलिड बेसिस पे ये फ्लॉड है, रेशनलिस्ट, एथिस्ट एंड एग्नोस्टिक। ओके, यहाँ पे देखिएगा कि आप कह रहे हैं कि आपसे जब पूछा गया कि क्या बेसिस है एक्सक्लूजन का, जो आपने एक्सक्लूड किया है मुस्लिम को, तो आपने कहा कि पार्टीशन एंड अनडिवाइडेड इंडिया, ये बेसिस है। तो इस बेसिस पे बर्मा जो अभी म्यांमार है वो भी तो पार्ट था 1935 तक। 1935 में उसको ब्रिटिश इंडिया से सेपरेट किया गया, तो वो भी तो कॉलोनियल हिस्ट्री का पार्ट रहा है। आपने इसको एक्सक्लूड किया क्योंकि अभी हमने देखा है कि रोहिंग्यास जो है वो पर्सिक्यूटेड है, और उनको तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी कहा है कि वो पर्सिक्यूटेड है। आपने उनको एक्सक्लूड किया। और आपने अफगानिस्तान को इंक्लूड किया है जिसका कोई हिस्ट्री नहीं है इंडिया से। इंडिया के अंडर में कॉलोनियल रूल में, अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट नहीं था अंडर कॉलोनियल रूल, आपने उसको एक्सक्लूड किया। ओके, तो ये सब चीजें हैं कहीं ना कहीं ऑन दिस बेसिस, ये कहीं ना कहीं फ्लॉड है, फंडामेंटली फ्लॉड है, और इसमें आर्बिट्रेरी चूज किया गया है कि किसको रखा जाएगा, किसको बाहर किया जाएगा। ऑन ऑन ऑल दिस बेसिस अब देखिए आगे वाली सुनवाई में क्या होता है, जो हमारा नेक्स्ट हियरिंग है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है कि न्यू ऑल वेदर रोड एट द लद्दाख स्ट्रेटेजिक हेफ्ट, नया एक रोड बनाया है जिसका नाम है निम्मू पद्मा डाडचा रोड। और इसके बनने से इंडिया का जो कनेक्टिविटी है बॉर्डर एरिया में, जो टफ टेरेन माना जाता था, विंटर में अनएक्सेसिबल, अनरीचेबल माना जाता था लद्दाख, उसका ऑल वेदर ऑल सीजन हमेशा कनेक्टिविटी रहेगा। और इस कंडीशन में इंडिया का जो रिस्पांस होगा इन द केस ऑफ एनी ऑफ द वॉर, अगर अटैक होता है, कोई रिस्पांस आता है चाइना की तरफ से, तो हमारा स्ट्रॉन्ग रिस्पांस जाएगा। अब ये कहाँ पे बनाया है, इसको जस्कर वैली एंड सुरू वैली, इन सब वैलीज को कनेक्ट करता है। ओके, जो ये रोड बना है इसमें द वर्ड ऑफ द हाईएस्ट टनल एट द सिनकुला पास इंक्लूडेड है। तो कहीं ना कहीं याद रखिएगा कि जो वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल है वो इस रेंज में आ रहा है। ओके, तो यहां पे याद रखिएगा, थोड़ा सा एक चीज इसको देख लेते हैं। जस्कर वैली याद रखिएगा, जस्कर वैली में है ये, लाहौल स्पीति को कनेक्ट करेगा बाय द सिनकुला पास, और ये टनल बनने के बाद वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाला टनल हो जाएगा। 16,580 फीट पे इसकी हाइट होगी। तो ये प्रीलिम्स की दृष्टि से, प्रीलिम्स का स्टेट का हो या मेंस का हो या यूपीएससी का हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब इंडिया का जो ऑर्डिनेंस डिपो है वो हमें जो सेफ है वो इस एरिया में हम बना सकेंगे। ओके,
जो लेंथ है इसका, अभी तक जो लेंथ देखते थे जो लद्दाख तक पहुंचता था, एक तो लेह के थ्रू जाते थे, एक श्रीनगर के थ्रू जाते थे। तो श्रीनगर वाले का जो डिस्टेंस था 439 किलोमीटर था, और जो मनाली से होके जाते थे 428 किलोमीटर था। दोनों लगभग सेम ही था, मनाली वाला 10 किलोमीटर कम है, 11 किलोमीटर। लेकिन अभी का जो निम्मू पद्मा डाचा रोड है, उसका जो डिस्टेंस है मनाली टू दिस जस्ट 398 किलोमीटर, नियर अबाउट 130-40 किलोमीटर कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस भी शॉर्ट कर रहा है, तो हमारा रिस्पॉन्स काफी हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। ओके, लोकेशन एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पे है। लोकेशन इनटू द मैप, ये है जम्मू एंड कश्मीर। एक बार आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, जम्मू एंड कश्मीर का ये पिक्चर इस पर चल नहीं रहा है, ये प्रोजेक्टेड फॉर्म है। और ये वाला जो एरिया है, ओके चल गया, दिस इज द एरिया दैट इज इनटू द सुरू वैली, ये है। ओके, ये वाला पोर्शन, दिस इज द सुरू वैली। तो ये जम्मू एंड कश्मीर है। ओवरऑल इंडिया का पिक्चर यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे, इसको फिर प्रोजेक्ट किया है, यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है। तो इस चीज को याद रखिएगा। ये हर तरीके से, एक तरीके से पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन एक निगेटिव इसका कॉन्सर्न है कि जो लैंडस्केप है वो चेंज कर दिया आपने, और जो कल्चरल हेरिटेज ऑफ जास्कर है उसको आपने थोड़ा सा डिटीरियोरेट किया। अभी हमने देखा था कि कई क्लाइमेटिक कंडीशन भी आ रहा है, अगर आप हिली टेरन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ह्यूमन डिस्टर्ब से फ्लड एंड लैंडस्लाइड का कंडीशन देखा गया, एंड डेथ एंड सच डेथ टोल इनटू द डिफरेंट माउंटेनियस रीजन हमने देखा है। तो एक कॉन्सर्न आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पॉजिटिव है, और दिस इज गुड। और सुरू वैली को याद रखिएगा। ओके, एंड दिस इज द कारगिल जस्कर सेक्शन में है। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग कवर करेंगे वो है कि स्टेट आइडेंटिफाइज 1000 ऑफ द हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड टू बी ऑफर्ड फॉर द अर्निंग ग्रीन क्रेडिट। तो यहाँ पे एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का इंसेप्शन है, और ये क्या है एक बार देखते हैं। इसमें क्या है कि जितनी भी कंपनीज हैं, अगर वो चाहती हैं कि डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया में अपग्रेड करने के लिए, मीन्स यहाँ पे फॉरेस्ट ट्रीज लगाया जाए और बढ़िया इनको फॉरेस्ट बनाया जाए, उस कंडीशन में वो पे कर सकती हैं। और जो फॉरेस्ट लगाएगा वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको इम्प्रूव करेगा, लेकिन पेमेंट जो आएगा वो कंपनीज के तरफ से आएगा। अब इन्होंने, कंपनी ने पैसा दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहाँ पे लगाएगी, डिग्रेडेड फॉरेस्ट एरिया है उसमें जाके ट्री प्लांट करेगी। अब ट्री जब बड़ा होगा तो 2 साल बाद जाके उसको इवेल्युएट कौन करेगा कि ट्री जो है घना हुआ है वो एरिया, जो उसका कंडीशन है वो अच्छा हुआ है। उसके लिए हमारे पास है कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ICFRE, वो इवेल्युएट करेगा और वो कहेगा कि हाँ, इन्होंने जिसके लिए पे किया था वो डिग्रेडेड फॉरेस्ट अच्छा हो गया है। ऐसे केस में इनको एक क्रेडिट मिलेगा, ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। सो आफ्टर 2 years ईच प्लांटेड ट्री, अगर 100 प्लांट किया है, 100 ट्री लगवाया था, तो उनको 100 क्रेडिट मिल जाएगा। ओके, ये है प्लान। अब ये इनको 100 क्रेडिट मिल गया, किसके अंडर में ये सब हो रहा है, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। सिंपल सी बात है, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है तो मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट है उसके अंडर में हो रहा है। अब ठीक है, यहां तक बढ़िया है कि डिग्रेडेड फॉरेस्ट अच्छा हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बात है कि ये जो ग्रीन क्रेडिट है, इसका ये कंपनी जो है वो कब यूज कर सकती है कि कहीं पे इसको जमीन चाहिए और वो जमीन फॉरेस्ट एरिया में है, वहां पे इनको जाके माइन करना है या कुछ मिनरल एक्सट्रैक्ट करना है, अब इनको चाहिए। अब ये क्या करेंगे, जो क्रेडिट इसको मिला है उस बेसिस पे कहेंगे कि मुझे वो फॉरेस्ट में आप जमीन दे दीजिए, और जो क्रेडिट मिला है उस हिसाब से उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अंडर द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, ये क्या है, ये एक लॉ है। वो क्या बोलता है कि अगर कोई इंडस्ट्री या कोई इंस्टीट्यूशन है, उसको किसी फॉरेस्ट एरिया में नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी, नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए कोई कॉमर्शियल एक्टिविटीज करना है, तो उसको इक्विवेलेंट जितना, अगर 2 स्क्वायर किलोमीटर या
1000 स्क्वायर मीटर जितना भी इनको लैंड मिला है उतना नॉन फॉरेस्ट लैंड लेके ये वहां पे फॉरेस्टेशन करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है क्या है कि अगर कोई कंपनी है उसको फॉरेस्ट एरिया में जमीन चाहिए तो रूल लॉ ये है कि कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन लॉ कहता है, ये फंड भी है, इसके अंडर में पैसे भी देने होते हैं जो एफॉरेस्टेशन के लिए करना होता है, तो उतना ही डिग्रेडेड नॉन फॉरेस्टेड लैंड जो होता है वो लेके फॉरेस्ट अथॉरिटी को देना होता है, ताकि वहां पे फॉरेस्ट अथॉरिटी एक तरीके से फॉरेस्ट इकोसिस्टम को डेवलप कर सके, ताकि जो फॉरेस्ट लैंड उनको दिया गया है वो उसको डिस्ट्रॉय करेंगे तो उसका कंपनसेशन हो सके। और इसको जो लॉस्ट वैल्यू को जो ये कंपनसेट करते हैं उस वैल्यू को नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। अब दिक्कत यह है कि यहाँ पे आप तो कह रहे हैं कि नॉन फॉरेस्टेड लैंड दे दिया गया, वहां पे पेड़ पौधे लगा के उन्होंने उसको फॉरेस्ट बना दिया, लेकिन इकोसिस्टम फॉरेस्ट का बनाना इतना आसान नहीं होता है। वो फॉरेस्ट को ग्रो करने में, उस तरीके के एरिया बनने में हजारों साल लग जाते हैं। आप 50, 10 साल, 20 साल, 100 साल में नहीं कर सकते, क्योंकि उस फॉरेस्ट एरिया में केवल ट्रीज नहीं होते, स्पीसीज होते हैं कई तरीके के, वहां की जमीन का भी बनावट अलग होता है, सॉइल होता है, सब कुछ का अपना एक पैटर्न होता है और उसको इवॉल्व करने में हजारों साल लगते हैं। तो एक बार जो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है उसके बदले आप नॉन फॉरेस्ट एरिया में लाख कोशिश कर लीजिए, ये आसान नहीं होता है। इसीलिए इस जो प्रोग्राम है उसका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हो रहा है। ओके, अभी ये भी देखा गया है कि जो कॉम्पनसेटरी फॉरेस्ट एफॉरेस्टेशन फंड है, इसमें जो फंड दिया जा रहा था फॉर द नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो यूटिलाइज नहीं हुआ है, अनस्पेंट है, एक लार्ज अमाउंट अनस्पेंट है। तो ये दिक्कत है, आप फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और जो नए नॉन फॉरेस्ट एरिया को फॉरेस्ट बनाने के लिए पैसा आ रहा है वो उसका यूज ही नहीं कर रहे। तो ये सब क्रिटिसिज्म है। तो ये आपको याद रखना है, पहला चीज आपको याद रखना है कि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, किसके अंडर में हो रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंडर में हो रहा है। ओके, यहाँ पे जिक्र है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सब स्टेट्स में लार्ज नंबर ऑफ जो फॉरेस्ट एरिया है वो इस तरीके के अवेलेबल फॉरेस्ट लैंड है। ओके, और यहीं पे भी डिस्ट्रक्शन भी सबसे ज्यादा किया गया है। और कौन इवेल्युएटिंग अथॉरिटी होगा? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्स एंड एजुकेशन, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ द फॉरेस्ट्री रिसोर्स एंड एजुकेशन, ये इवेल्युएट करेगा, ये ग्रीन क्रेडिट का पॉइंट देगा। एक ट्री पे एक क्रेडिट मिल रहा है, तो इतना चीजें आपको याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है न्यूज इन द फ्रेम है, और ये ब्यूटीफुल पिक्चर्स जो दिख रहे हैं आपको, ये देखिए एक ट्रेन आ रही है, यहाँ पे स्नो क्लाइडेड ये लैंडस्केप है। कहाँ का है ये पीर पंजाल टनल का है, और पीर पंजाल टनल जो है वो स्नो कवर्ड ट्रैक है बनिहाल में, एंड दिस इज द इंडिया लॉन्गेस्ट ट्रेन टनल है, वो सबसे लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट ट्रेन टनल। एक चीज आप याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि पीर पंजाल जो टनल है वो इंडिया का लॉन्गेस्ट ट्रेन टनल है। अब ये जो ट्रेन का सीन है ये कहाँ से है? कश्मीर है, और इसीलिए द वैली इज नॉट फार। अब ये इतना दूर नहीं है क्योंकि हमें अब कनेक्टिविटी मिल गई है। इस कनेक्टिविटी देने के लिए हमने लॉट ऑफ एफर्ट मारा है। जो हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं उसका नाम है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल रिंग। ओके, इसका पूरा नाम है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल रिंग प्रोजेक्ट। ओके, और ये इंडियन रेलवे का ही होगा, श्योर सी बात है। अब इसकी जो खास खास चीजें हैं आपको याद रखना है। इसमें एक टनल बनाया गया है जिसका नाम है कि चेनाब ब्रिज, इसको आप कह रहे हैं चेनाब ब्रिज, और ये इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। इसकी जो हाइट है 359 मीटर है, और ये जो हाइट है वो जो एफिल टावर है पेरिस का उससे भी ज्यादा है। तो ये चीज याद रखिएगा कि जो एफिल टावर है उससे भी बड़ा है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि अंजी ब्रिज है फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज। तो अब केबल स्टेड ब्रिज क्या है? हमने तो ब्रिज सुना है, रेल ब्रिज सुना है, अब केबल स्टेड ब्रिज आ रहा है। ये है जो हमारा चेनाब ब्रिज है, चेनाब ही रिवर पे, इसीलिए इसको चेनाब ब्रिज कहते हैं। ओके, ये देखिए आर्क है और इसके ऊपर रेल लाइन बनाया गया है।
जो आपको केबल ब्रिज की बात हो रही है उसको भी मैं दिखा दूं, ये केबल है, ये केबल बेसिस पे इसका बेस बनाया गया है। इसका जो टोटल बेस है जिस पे रुका है ये, वो केबल से रोका गया है और इसको कहते हैं अंजी ब्रिज, केबल स्टेट ब्रिज इसीलिए इसको कहते हैं। और ये जो है इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज है और इस पे जो रेल चल सकती है वो 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भी चल सकती है। टोटल जो केबल है 96 मोटे मोटे केबल लगा के इसको बनाया गया है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस न्यूज। और भी कुछ खास चीज है इसमें, जो टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है वो बहुत हाई ग्रेड टेक्नोलॉजी है। और इस जो सेस्मिक जोन है वो सबसे खतरनाक सेस्मिक जोन है, उसमें ये एरिया है क्योंकि पहाड़ों पे है, प्लेट टकरा रही है, जो इंडियन प्लेट है वो टकरा रहा है यूरेशियन प्लेट से, इसीलिए यहाँ पे अक्सर जो है वो अर्थक्वेक आता है। उसके बाद भी हमने इसमें टेक्नोलॉजी लगाई है कि अगर 8 मैग्नीट्यूड जो रिचटर स्केल होता है एंड मर्केली स्केल होता है, तो जो रिचटर स्केल का 8 मैग्नीट्यूड का होगा तब भी वो सस्टेन करेगा, वो गिरेगा नहीं। हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट हो उसको भी वो झेल जाएगा। विंड अप टू स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तब भी उस ब्रिज का, टनल का कुछ नहीं हो सकता है। इस लेवल का हमने वो टेक्नोलॉजी उसमें लगाया है। कब स्टार्ट हुआ था ये प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 2004 में। 2008-9 में इसको सस्पेंड किया गया था, सिक्योरिटी इशू था। फिर 2010 से इसको दोबारा स्टार्ट किया गया और इसके कंटिन्यूअसली एक के बाद एक इसके जो प्लान है वो कंप्लीट हो रहे हैं। पीर पंजाल जो है लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है, 11 मीटर इसका लेंथ है, तो ये याद रखिएगा। ओके, एक चीज और याद रखिएगा, अभी तक जो जम्मू एंड कश्मीर में था नेशनल हाईवे 44 था, यही एक्सेस दिलाता था। और वो भी जब विंटर आता था उसमें वो स्नो क्लैड हो जाता था, स्नो से ढक जाता था, जाना मुश्किल होता था, तो नहीं जा पाते थे। सबसे अच्छी बात है इस कनेक्टिविटी का सिर्फ सिविलियन यूज नहीं है, मिलिट्री भी यूज है। कि जब भी अब कभी भी हमारा चाइना से या पाकिस्तान से कोई भी अगर झड़प होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, वार होता है, बैटल होता है, तो ये जो कनेक्टिविटी है काफी यूज में आएगा, क्योंकि इससे मोबिलाइजेशन ऑफ द आर्मी हो सकता है, वेपन्स हो सकता है, उनके राशन, उनके इम्यूनिटीज, उनके जो डिफरेंट नीड है, इसेंशियल है, सबको हम फास्ट एंड स्पीडी मैनर में हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस ब्यूटीफुल सीन्स एंड दिस न्यूज आर्टिकल। जो नेक्स्ट न्यूज हम लोग कवर करेंगे वो है व्हाई कच्चा थीयू पैक्ट्स बीइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे है कि कच्चा तीयू का जो पैक्ट है वो क्यों बार बार क्वेश्चन में लाया जा रहा है कि इसको वापस लेना है, डिस्पाइट वी हैव कंसीडर इट एज द पार्ट ऑफ द श्रीलंका। फिर भी हम क्यों कह रहे हैं कि नहीं चाहिए हमें? व्हाट इज द मेन रीजन? द मेन रीजन हियर इज द एग्रीमेंट दैट वी हैव मेड इनटू द 1947। यहां पे हम ये कह रहे हैं, कब से ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों ये स्टार्ट हो गया? हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने एक पोस्ट किया, पोस्ट पे बोला कि कांग्रेस ने बहुत ही एक तरीके से इररिस्पॉन्सिबल तरीके से इसको दे दिया श्रीलंका को 1974 में। ओके, फिर इन्हीं के सपोर्ट में जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि हाँ, उस समय जो डीएमके थी और कांग्रेस था, दोनों ने इसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने दे दिया श्रीलंका को। अब दिक्कत ये है कि जो कांग्रेस है वो कह रही है कि उस समय का जो पैक्ट है, जो आप राइट टू इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट जो मिला है राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू मिला है, जो तमिलनाडु के बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं इस समय अन्नामलाई, उन्होंने अप्लाई किया था, उन्होंने ये डॉक्यूमेंट निकाला है और उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसका रिपोर्ट आया और उसके बाद से कमेंट होना स्टार्ट हुआ। अब अपोजिशन कह रही है कि 2015 से आपका खुद की, आपकी गवर्नमेंट का स्टैंड था कि हमने सही तरीके से लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, उसमें वो श्रीलंका के पक्ष में आ रहा था तो हमने दे दिया। ठीक है, तो फिर इसको बार बार लाने की क्या जरूरत है? तो एक बार हम इसका पोजीशन देखते हैं कहां पे है। ये है कच्चा तीऊ, कच्चा तीऊ यहाँ पे है सिचुएटेड, और जो लैंड बाउंड्री, मैरीटाइम बाउंड्री बना था उसमें ये श्रीलंका के अंडर में आ रहा था। ओके, जो इंडिया का पास का ही है वो डेल्फ आइलैंड है, डेल्फ आइलैंड, और उसकी जो डिस्टेंस है 14 किलोमीटर है। फिर पास में ही रामेश्वरम है जो 16 किलोमीटर है। ओके, ये जो आइलैंड है कच्चा तीऊ वो
उसमें वहाँ कोई नहीं रहता, अनइनहिबिटेबल है। वहाँ पे पानी नहीं है, फ्रेश वाटर नहीं है, कोई वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सिर्फ वहाँ पे एक सीन है क्रिश्चियन का, कैथोलिक क्रिश्चियन जो है वो वहाँ पे जाया करते हैं, और बस उसी समय वहाँ पे एक नीड होती है। दूसरी चीज है कि वहाँ पे जो मछुआरे थे वो जाके रेस्ट थोड़ी देर कर लेते थे और अपना नेट जो है, फिशिंग नेट है, वो ड्राई करते थे, यही था। ओके, 1974 में जब लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ तो उसमें काफी कई डिसीजन आए थे। एक डिसीजन तो था कि कच्चा तीऊ वहां चला गया, लेकिन इंडिया के पक्ष में भी को मिला था। जैसे कि इंडिया को वेज बैंक मिला था, और वहां से क्लियरिटी आ गई थी कि जो ये पाक स्ट्रेट है वो कहाँ तक श्रीलंका के अंडर में आएगा, कहाँ तक इंडिया के अंडर में आएगा। ओके, तो ये सब चीजें क्लियर हुई थी इस पैक्ट के द्वारा। लेकिन दिक्कत है कि अगर आप छोटी छोटी चीजों को इश्यू बना के अगर इंटरनेशनल मैटर में उसका यूज करें तो कहीं ना कहीं जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है वो खराब हो जाती है। यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा कि वनली स्ट्रक्चर जो है कैथोलिक सीरीन है, उसका नाम है सेंट एंथोनी, और यहाँ पे जो श्रीलंका है और इंडिया है, दोनों के ही मछुआरे यहाँ पे आते हैं जब ये फेस्टिवल मनाया जाता है इस सीन पे। इसका जो डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था वो 1921 से स्टार्ट हुआ था। उस समय ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, और ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर में जो मद्रास की गवर्नमेंट थी उनके, और जो उस समय श्रीलंका का नाम था सेलोन था, इनके बीच में डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद जब हमें आज़ादी मिली उसके बाद कंटिन्यूअसली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ डिस्प्यूट था। फिर हमने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को रिजॉल्व ही किया जाए ताकि हमें थोड़ा क्लियरिटी हो कि गल्फ ऑफ मन्नार का कहाँ तक है, बे ऑफ बंगाल का कहाँ तक, किसका क्या अधिकार होगा, जो डिफाइन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये सब कुछ डिसाइड हुआ था इस एग्रीमेंट में। क्लियरिटी आ गई थी, क्योंकि अगर किसी भी एग्रीमेंट में दो कंट्रीज बैठ के एक दूसरे से एग्री कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो किसी न किसी को फायदा हो सकता है, किसी को घाटा हो सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आप ऐसे डील एग्रीमेंट को नहीं करेंगे, इन सब डील में बहुत रिस्क होता है जो उस समय गवर्नमेंट में होता है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में आपने थोड़ा भी लैंड इधर का उधर कर दिया तो पूरा पॉलिटिकल माहौल बन जाता है, आपके खिलाफ मैंडेट चला जाता है। तो जल्दी इस तरीके का एग्रीमेंट कोई नहीं करता है। लेकिन इस तरीके का एग्रीमेंट अगर नहीं किया जाए तो उस देश को या उस रीजन को हमेशा एक तरीके से निगेटिव सेटबैक झेलना पड़ता है, क्योंकि हमेशा उसके लिए आपका डिस्प्यूट रहेगा, आप उसके लिए रिसोर्स खर्चा करेंगे, आर्मी लगा देंगे, फिर लड़ाई होने लगता है, रिलेशन खराब हो सकता है, आपके ट्रेड चले जाएंगे। 5 रुपए के लिए आप जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द पेट्रियोटिक आईएएस। लेट्स स्टार्ट आवर आईएएस पीसेस वाला डेली न्यूज एनालिसिस। अंडर दैट वी टेक 5 रुपए के लिए आप 5 लाख रुपए का खर्चा लगा देते हैं। कुछ ऐसा सौदा होता है अगर आप एग्रीमेंट नहीं करेंगे। उस समय की गवर्नमेंट को लगा ठीक है, एक कच्चा तीऊ का हम राइट मान लेते हैं, श्रीलंका का है, हमें ऑलरेडी जो राइट मिला है उसका हम यूज करेंगे। जो हमें राइट मिला था वेज बैंक का, जो वेज बैंक यहाँ पे है, ये बहुत ही रिसोर्स रिच एरिया है, यहाँ पे लॉट ऑफ मिनरल्स है। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे थे, लेकिन हम यहाँ के जो लोग हैं लोकल इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट, उन लोगों ने इसका विरोध किया था। कन्याकुमारी के रीजन के पास आता है, तो वहां पे इसका विरोध होने लगा था कि जो इम्पैक्ट है निगेटिव हो सकता है। अब चीजें हैं कि अगर आप ऐसे मामले में फिर 50 साल बाद उसको लेके मुद्दा उठाएं जस्ट फॉर द पॉलिटिकल गेन, दिस इज नॉट गुड फॉर द एनी कंट्री। एक और क्लियरिटी आपको लेना होगा कि जो यहाँ पे एक लैंड बाउंड्री होती है वो कैसे डिसाइड होती है। सबसे पहले एक बेस लाइन होता है, बेस लाइन के बाद टेरिटोरियल सी आता है, इसको टेरिटोरियल जोन भी कहते हैं। टेरिटोरियल जोन के बाद कॉन्टिग्यूअस जोन आता है। ओके, ये जो बेस लाइन होता है यहीं से ये सब काउंट किया जाता है कि कितना डिस्टेंस पे क्या होगा। 12 नॉटिकल माइल पे टेरिटोरियल सी हो गया, फिर यहां से यहीं से बेस लाइन से ही माना जाएगा, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल, मतलब यहां से 12 और ऐड कर दिया तो वो कॉन्टिग्यूअस जोन होता है। और यहीं से लेके 200 जो नॉटिकल माइल होता है वो एक इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होता है। अलग अलग पे अलग अलग राइट है, लीगल राइट। ये तो टेरिटोरियल जोन है, यहाँ पे बहुत राइट होता है, सोवरिन राइट होता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्टिग्यूअस जोन आते आते थोड़ी सी सोवरिन राइट कम हो जाता है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में
सोवरेन जो राइट होता है वो बहुत कम हो जाता है, वो सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और मिनरल रिसोर्स जो होता है उसका एक्सप्लॉयटेशन तक ही राइट रहता है। ऐसा नहीं है कि बाहर का अगर शिप आता है तो आप उस पर कंट्रोल करेंगे, इस एरिया में नहीं होता है। लेकिन टेरिटोरियल सी कॉन्टिग्यूअस जोन में यहाँ तक यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो अपना लॉ एंड रूल्स यहाँ तक चलाती है। इसके बाद से यहाँ पे जो रूल लॉ होता है वो इंटरनेशनल रूल्स एंड लॉ वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। नॉटिकल माइल कितना होता है? 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर, ये याद रखिएगा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस बेसिक्स। अब यहाँ पे जब एग्रीमेंट हुआ था कच्छातीव में तो क्या एग्रीमेंट आया था? एग्रीमेंट ये हुआ था कि न ही इंडिया के और न ही श्रीलंका के जो फिशरमैन है, अब डिसाइड हो गया बाउंड्री लाइन मैरीटाइम, आप एक दूसरे के मैरीटाइम बाउंड्री में जाकर फिशिंग नहीं करेंगे। इसी का वायलेशन होता है, इसीलिए अरेस्ट होता है। कच्छातीव का मैटर इतना नहीं है। मेन मैटर ये है कि इंडियन फिशरमैन है वो थोड़े रिच हैं, उनके पास डीप ट्रॉलिंग के लिए उनके पास जो वोट्स हैं वो थोड़े अधिक मैकेनाइज्ड हैं, अधिक टेक्निकल उनमें अचीवमेंट है, मतलब अपग्रेडेड है। वो इतने इफिशिएंट हैं कि जो वहां की मछलियां होती हैं एक साथ वो पूरे के पूरे मछली पकड़ के ले जाते हैं। जो डीप ट्रॉलिंग है, बॉटम ट्रॉलिंग है, वो पूरे सतह जो सी का सतह होता है जो एकदम बॉटम होता है, मानिए ये समंदर है और ये आएगा बॉटम ट्रॉलिंग, यहां से लेके यहां तक सारे मछली को घसीट के और जो और भी स्पीसीज आएंगे सबको लेके जाएगा। ये इंडियन साइड के फिशरमैन के पास है बॉटम ट्रॉलिंग। अब जो ये हैं जो श्रीलंका के हैं, श्रीलंका के जो मछुआरे हैं उनका नॉर्मल वो जाल फेंक के ही करते हैं, या उनके पास उतने अच्छे वाले बॉटम ये जो ट्रॉलिंग मशीन है वो नहीं है। तो उनके अब ये जो सब मार के ले जाते हैं मछली, तो इनको मछली नहीं मिलता। अब ये कह रहे हैं कि आप हमारे भी जोन में आके हमारा भी मछली पकड़ के ले जा रहे हैं, तो रोजी रोटी का वो अगर सवाल आता है तो वो विरोध स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि श्रीलंकन जो कोस्ट गार्ड थी और श्रीलंकन जो सिक्योरिटी गार्ड थे, फोर्स थे, वो इंडियन मछुआरों को पकड़ रहे थे, अरेस्ट कर रहे थे। इसी बात पे कच्छातीव का मैटर आया कि अगर ये हमारे पास होता तो अरेस्ट नहीं होता। लेकिन दिक्कत ये है कि वो होता फिर भी आप उनके जोन में जाते, और अगर जो बॉटम ट्रॉलिंग आप यूज कर रहे हैं तो उससे फिशिंग का इश्यू होगा ही। और मैकेनाइज्ड ट्रैवलिंग फिशिंग ये इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल भी नहीं है, रिसोर्स डिप्लीट कर देता है एकदम। मैं बता रहा हूं ना, पूरा का पूरा एकदम वहां पे जो छोटी छोटी मछलियां हैं उनको भी पकड़ के ले जाएगा, और भी स्पीसीज है जो कि काफी सेंसिटिव है, उनका इन्वायरमेंट के लिए उनका काफी मायने है, वो भी उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस मुद्दे पे मेन इश्यू टसल चल रहा है। कच्छातीव का नहीं है इतना बड़ा इश्यू जितना बनाया जा रहा है, और उससे कहीं ना कहीं इंडिया को लॉन्ग टाइम पे घाटा ही है। ये कौन बोल रहा है? जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है शिवशंकर मेनन, उनका भी अभी हाल ही में एक आर्टिकल आया था। उन्होंने बोला कि अगर आप 50 साल पहले के मुद्दे को उठाते हैं तो इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है कि हम कोई डील या कोई एग्रीमेंट करते हैं उस पर हम खरे उतरते हैं, उस पर हम मुकरते नहीं है, वो क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी। हर एग्रीमेंट में किसी न किसी को फायदा, किसी न किसी को घाटा होता ही है, लेकिन वो एग्रीमेंट से लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो दोनों पक्ष का विन विन ही होता है। इंडिया का कश्मीर का ही इशू देख लीजिए, करोड़ों अरबों रुपए हम आर्मी पे लगा रहे हैं, आर्मी की जान भी जा रही है, और सिर्फ एक साइड से नहीं जा रही, दोनों साइड से जा रही है, लोग मर रहे हैं। अगर आप सोचे उसी पैसे को कैसे भी हम उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दें, थोड़े कुछ जमीन हमारा उनके में चला जाए, उनका हम ले लें, हल्का सा एक दो अगर थोड़ा बहुत किसी में घाटा भी हो जाए, लॉन्ग टर्म के लिए देखिए कि उसके बाद सोल्यूशन जब हम ये रिजॉल्व कर लेंगे, बॉर्डर एकदम क्लियर हो जाएगा, तो हम जो करोड़ों अरबों रुपए जो हम वहां के मिलिट्री पे खर्च कर रहे हैं वो हम कहाँ खर्च कर सकते हैं? एजुकेशन पे, हेल्थ पे, एम्प्लॉयमेंट पे, और भी सुख सुविधाओं के एरिया में हम कर सकते हैं, ताकि आम जनता को खुशी मिले, आम जनता की लाइफ इजी हो सके। कहीं ना कहीं अगर आप डिफेंस में जाते हैं, ये सब खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं आप डेवलप्ड वर्ल्ड है उनको बेनिफिट पहुंचाते हैं, वो हमेशा फायदे में रहती हैं। तो वही शिवशंकर मेनन कह रहे हैं कि अगर ऐसे में हम जाएं और इस मुद्दे को उठाएं सिर्फ थोड़े से पॉलिटिकल गेन के लिए,
तो ये सेल्फ गोल टाइप का होगा कि आप अपने ही गोल पोस्ट में फुटबॉल का गोल मार लिया और खुश हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म पे दिस इज नॉट गुड फॉर द इंडिया। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज आर्टिकल। ओके, जो नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल वो हम कवर करेंगे अगेन एफएक्यूज से है। ये है व्हाट इज द आउटलुक ऑन द वीमेंस एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे बात हो रही है वीमेंस एम्प्लॉयमेंट का क्या सिचुएशन अभी चल रहा है। किस बेसिस पे ये बात होगी? इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आया है 2024 का। किसने ये रिपोर्ट बनाया है? इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों ने मिलकर ये रिपोर्ट बनाया है और इसमें एम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है मेल एंड फीमेल दोनों को बताया कि डिटेरियोरेटिंग है। फीमेल का कंडीशन तो और खराब है। उन्होंने बताया कि जो फीमेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो मेल का आधे से भी कम है। मेल का जो फीमेल जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो 78% है और फीमेल का आधे से कम है 37% है। ओके, और हमने देखा है 2000 से लेकर 2019 तक कंटिन्यूअसली जो डिटेरियोरेट हुआ है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ा है कंटिन्यूअसली। ये सिचुएशन है। 2019 के बाद थोड़े बहुत अगर बढ़े भी हैं जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, मोस्टली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड अनपेड वर्क में बढ़ा है और उस कंडीशन में वीमेंस का ही मोस्टली इस एरिया में है, अनपेड एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब मत समझ लीजिएगा कि बड़ा सा शॉपिंग मॉल खोल लिया, कोई कैफे खोल लिया, ऐसा नहीं है। 2 किलो 4 किलो सब्जी ला के बेच रहे हैं, भूजा चना पकौड़ी बेच रहे हैं, उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंडर में लाया गया, उसमें इंक्रीज हुआ है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है लेकिन उनका जो कंडीशन है वो नहीं बढ़ा है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा और लेकिन लोगों का कंडीशन नहीं बढ़ा, घटा ही कैसे दिन लेंगे? जैसे आप किसी भी छोटे कस्बे में जाइए, किसी किराने की दुकान पे जाइए, जनरल स्टोर्स के, उसके मालिक से पूछे कि क्या कंडीशन है, आप जो 15 साल पहले कमाते थे, 10 साल पहले कमाते थे वही है? वो कहेंगे नहीं, अब गांव गांव में छोटे छोटे दुकान खुल गए हैं और जो मेरी बिक्री होती थी वो कम हो गई है। मतलब एक पहले दुकान था, अब 10 दुकान खोल ली है और उसके कारण जो बेनिफिट आता था दुकानदार को वो कम हो गया। पहले इस एरिया में 3 दुकानें थी, अब इनका जो आमदनी था 16,000 था, 16K। अब इसी एरिया में 10 साल बाद लोग किराने की और पकौड़े की और चाय की 10 दुकानें खोल ली हैं, इससे 3 गुना हो गया और इनका जो हो गया वो 8,000 घट के आ गया। अब इनका जो कंडीशन है वो अच्छा हुआ कि खराब हुआ? खराब हुआ है, ऐसा इस रिपोर्ट में भी बोला गया है। ओके, अब दिक्कत है कि वेयर आर द वीमेन एम्प्लॉयड? मोस्टली कहां पे एम्प्लॉयमेंट है? जो हाईएस्ट वीमेन एम्प्लॉयमेंट है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड अनपेड फैमिली वर्क है। अनपेड फैमिली वर्क जैसे खाना बनाना हो गया, इल्डरली बच्चों का सेवा करना हो गया, और चीजों की अनप्रोडक्टिव वर्क है जहां पे उन्हें पेड नहीं किया जा सकता है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये है कि कहीं पे अगर सब्जी की दुकान है तो वो भी जाके वहां पे शामिल हो जाती हैं। तो मोस्टली जो है इस एरिया में है और इसमें जो उनकी स्थिति है वो सही नहीं हुआ है। ओके, नियरली 2/3 ऑफ द दिस एडिशनल एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड इनटू द 2000 कंसिस्ट ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड द वीमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो मैक्सिमम है। ओके, फिर अब बात आ रही कि व्हाट आर द सम ऑफ द रीजन फॉर द लो वीमेन्स पार्टिसिपेशन। अब क्यों वीमेन्स का पार्टिसिपेशन लो हो रहा है? पहली बात कि ओवरऑल जॉब ही कम है, क्वालिटी जॉब अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। आप वीमेन छोड़िए, मेन छोड़िए, किसी के लिए भी जॉब नहीं अवेलेबल है। अब वीमेन की बात आती है तो वीमेन के साथ एक इश्यू है कि उनको जो केयर गिविंग होती है, जो घर का देखभाल करना होता है, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हस्बैंड हैं, सबका देखभाल का होता है। ट्रेडिशनल सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है कि आप जॉब करती हैं ये डजेंट मैटर, लेकिन आप आके जो पुरुष है हस्बैंड उसका सेवा कीजिए, बच्चों का ध्यान रखिए और उसके बाद आपको जो वायलेंस है पेट्रियार्कल सोसाइटी में वो भी झेलिए। सेफ्टी कॉन्सर्न अलग तरीका है। आप समझ रहे हैं क्या दिक्कत है कि वीमेन्स का जो डबल बर्डन ऑफ वर्किंग वुमेन है, ये वर्ड याद रखिएगा, ये बहुत शानदार वर्ड है। डबल डबल बर्डन ऑफ वर्किंग वुमेन। वर्किंग वुमेन के साथ क्या इशू है?
कि जब वो जॉब ज्वाइन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि घर के काम से राहत मिल जाती है, वो काम करना ही पड़ता है, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाता है, घर में का भी झेलो, ऑफिस का भी झेलो, घर में ऑफिस वाला बॉस होगा, घर में कई बॉस होंगे। दिस इज द कंडीशन। जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है वो वर्क प्लेस पे भी हो सकता है। तो जब आपसे कभी पूछा जाए कि सिर्फ जॉब देके हम एक्सप्लॉयटेशन कम कर सकते हैं, एम्पावरमेंट बढ़ा सकते हैं, तो उसका आंसर होगा नहीं, सिर्फ जॉब देके तो नहीं बढ़ा सकते। जॉब देने के साथ साथ जो मेन है, जो मेल मेंबर है, उसको जो ओवरऑल घर का देखभाल है, खाना बनाना, किचन का काम सबसे जरूरी होता है, उसमें बराबर पार्टिसिपेट करे, तभी जाके वीमेन एम्पावरमेंट हो सकता है। दिस इज द ओनली केस। ओके, अब है सेफ्टी कॉन्सर्न। न जॉब प्लेस पे सेफ्टी है, न ही ट्रेवलिंग में सेफ्टी है। आपको देख जाएगा, अगर वुमेन को थोड़े दूर जाना है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, वो सोच ही नहीं सकती है, क्योंकि उतने दूर में सी विल थिंक लॉट ऑफ टाइप ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव बिहेवियर फ्रॉम द डिफरेंट टाइप ऑफ द एटीट्यूड एंड द पीपल। पैट्रियार्कल है, वहां पे वायलेंस वुमेन्स के खिलाफ नॉर्मलाइज कर दिया गया है। दिस इज द कंडीशन। ओके, अब यहाँ पे एक राइटर है, वो जयति घोष है, वो बोल रही हैं कि जो वीमेन का कंडीशन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको एजुकेशन में पार्टिसिपेशन है, इसीलिए उनका जो कंडीशन है वो थोड़ा खराब हो गया है एम्प्लॉयमेंट में। लेकिन जयति घोष कह रही हैं कि ऐसा बात नहीं है कि एजुकेशन ही रीजन है, क्योंकि एजुकेशन में तो मानते हैं कि 15 से 19 साल 20 साल की लड़कियों का और पार्टिसिपेशन है, तो वहां पे हो सकता है। लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हर ग्रुप में भी तो बढ़ा है। क्या जो 21 साल से ज्यादा की एज की है, जो 25 साल के से ज्यादा की एज है, उनका क्या रीजन अनएम्प्लॉयमेंट का? एजुकेशन तो ले नहीं सकते। ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट है उसी की स्कार्सिटी है, और वो मेन रीजन है। ओके, दूसरी बात ये कही जा रही है कि जो इंडिया का ग्रोथ पैटर्न है, लेबर इंटेंसिव जॉब नहीं क्रिएट होता है। मैक्सिमम आप देखिएगा जो कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ जो एम्प्लॉयमेंट का है वो ज्यादा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, अगर उसमें बढ़िया ग्रोथ होता है तभी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, और उसमें भी जो लेबर इंटेंसिव है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ लेदर मेकिंग, शू मेकिंग, एपरल मेकिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, इस सब एरिया में इंक्रीज होगा, तभी जाके ओवरऑल जॉब क्रिएट होगा। और क्या चीज है जो इंपैक्ट कर सकते हैं वीमेंस के पार्टिसिपेशन को? पहला है कि डिसीजन रिगार्डिंग द एजुकेशन, अगर एजुकेशन में उनका पार्टिसिपेशन बढ़ने लगे तो उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। चाइल्ड रियरिंग, कि चाइल्ड का जो देखभाल करेगा कौन करेगा? अगर हस्बैंड एंड वीमेन, जो फीमेल है मदर है, दोनों मिलके करें तब थोड़ा बढ़ सकता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिएगा कि ये इनेबल बना देता है वुमेन्स को। जैसे कि अभी जो हमने देखा है कि वर्क फ्रॉम होम का ये कल्चर है, कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है बढ़ी है, तभी ये पॉसिबल है। टीचर अब घर से भी पढ़ा सकते हैं, दूर बैठ के भी जॉब कर सकते हैं, कहीं ना कहीं दिस इज पॉसिबल बाय द टेक्निकल एडवांसमेंट। दूसरी बात है कि लीगल फ्रेमवर्क, जो लीगल फ्रेमवर्क है वो कैसे बढ़ेगा? लीगल फ्रेमवर्क से कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? पहले जैसे होता था कि आप इक्वल पे फॉर द बोथ मेन एंड वीमेन की बात नहीं करते थे, अब कर रहे हैं कि आप इक्वल पे कीजिए। अगर एक ही जॉब को वीमेन करती है उसको कम देते हैं, जो पुरुष करता है ज्यादा देते हैं, क्यों? तो लीगल फ्रेमवर्क हो गया। कहीं ना कहीं अगर आप लॉ बना देते हैं अगेंस्ट द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एट द वर्क प्लेस, तो वीमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट आपने लाया, वीमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा, उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं कि केवल आप प्राइवेट मेंबर पे नहीं शेयर कीजिए, थोड़ा सा गवर्नमेंट भी शेयर करे तो ज्यादा इंपैक्टफुल है। तो लॉ, जो लीगल फ्रेमवर्क है, वो इंपैक्ट करता है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमी एंड सोशल नॉर्म, सोसाइटल नॉर्म जो है वो इंपैक्ट करता है, उसको चेंज के वीमेन्स का पार्टिसिपेशन चेंज कर सकते हैं। What we need to change? We need to bring change at the both supply side and the demand side. Demand side क्या है कि जब आप जहाँ पे जॉब क्रिएट करते हैं वहां पे आप जॉब को इस तरीके से ढालिए कि वीमेन सेंट्रिक को, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, लेबर इंटेंसिव जो हमारा जॉब है उस पर फोकस किया जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट हो तो बढ़ेगा। सप्लाई साइड में क्या हो सकता है कि वीमेन्स की जो कैपेसिटी है इंप्रूव की जाए, स्किलिंग की जाए, उनको सिखाया जाए, नई तकनीकी सिखाया जाए। अभी अब आपने देखा कि जो रिसेंटली
अभी एक रिसर्च पेपर था, उसमें था कि 60 to 70% जो, आप छोड़िए फीमेल मेल, किसी भी एज ग्रुप अगर ले लिया जाए 14 से 18 साल के बीच में, उसमें ये कंडीशन था कि उनको कॉपी पेस्ट का सिंपल जो वो फंडा होता है वो नहीं पता था कि कैसे लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे कॉपी पेस्ट करते हैं एक फाइल को। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द स्किलिंग। साथ साथ गवर्नमेंट को जैसे कि फैसिलिटीज है जो अफोर्डेबल बनानी है, जैसे कि चाइल्ड एंड और एल्डरली केयर फैसिलिटी है, वहां पे अगर उनका केयर फैसिलिटी हो तो वुमेन्स को फुर्सत का टाइम मिलेगा, वो उस समय में जाके अपना जॉब करेंगी और वो बैलेंस करने में हेल्प करेगा जॉब एंड द जो घर का वर्क है। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज आर्टिकल, यू शुड नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, विल न्यू सोलर पावर रूल्स बूस्ट द प्रोडक्शन। ओके, तो जो न्यू पावर सोलर पावर रूल है वो क्या है? द अप्रूव्ड मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ द सोलर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल रिक्वायरमेंट फॉर द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर 2019। तो 2019 क्या है, तो अब क्यों हम पढ़ते हैं? क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट 1 अप्रैल 2024 से किया गया है, इसी महीने से किया गया है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। अब इसमें साफ साफ लिखा है कि मैन्युफैक्चरर ऑफ द सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, और आगे है रिक्वायरमेंट फॉर द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अगर आप फोटोवोल्टेइक सेल बना रहे हैं या फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल बना रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिफरेंट लेवल पे आपको एलिजिबल माना जाएगा। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है तभी भी आप एलिजिबल होंगे। क्या रीजन है क्यों ऐसा किया जा रहा है? पहला रीजन है कि जो स्टैंडर्ड है, जो हमारे फोटोवोल्टेइक सेल है, जो हमारे फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल हैं, जो सोलर सेल है, उनको इंप्रूव किया जाए, उसका क्वालिटी हाई मेंटेन किया जाए। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो सब चीज इंपोर्ट पार्ट्स कर लेते हैं, यहाँ पे असेंबल करके दिखा देते हैं कि हम ही ने मैन्युफैक्चर किया है, तो ये भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाती है। अब ये किसके अंडर में हो रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है, ये मिनिस्ट्री के अंडर में ये हो रहा है। तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज है कि जो इंपोर्ट करके लोग असेंबल कर रहे हैं उसको कम कर रहे हैं। तीसरी चीज है जो हमारा डिपेंडेंसी है इंपोर्ट करके, चाइना से मैक्सिमम इंपोर्ट आ रहा है, उस डिपेंडेंसी को कम करना है। क्योंकि टेंशन के केस में इफ चाइना एंड इंडिया फाइट, लड़ाई हो जाती है, ऐसे केस में हमारी सेल्फ डिपेंडेंसी काफी इंपॉर्टेंट है। वरना अगर चाइना ने रोक दिया ये सब एक्सपोर्ट करना हमारे वहां, तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि हमारा जो कमिटमेंट है सोलर एनर्जी का, जो हम अचीव करना चाहते हैं, वो हमारा 500 गीगावाट है बाय द 2030। ओके, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बेसिक्स थोड़ा देख लीजिएगा कि कैसे होता है। सबसे पहले पॉली सिलिकॉन होता है, ये सबसे छोटा मटेरियल होता है। उसके बाद इनगॉट्स होते हैं, इनगॉट्स वेफर्स बनते हैं, तब सेल बनता है। सेल कहाँ दिख रहा है आपको? ये सेल है, सबसे छोटा यूनिट है। ये छोटे छोटे इसके एलिमेंट यूज हुए, इसको जोड़ जोड़ के मॉड्यूल बना दिया गया। ये देखिए सेल्स जोड़ा, यहाँ पे सोल्स जोड़ जोड़ के मॉड्यूल बना दिया। अब इस मॉड्यूलों को जोड़ के एक पैनल बनाया, और पैनल के बाद ये एरे है जो आपके छत पे दिखता है, सोलर पावर पैनल एरे, ये यही होता है। आप ये देखते हैं, ये उसके अंदर अंदर लगा होता है। ओके, अब हम क्यों पहुंचना चाहते हैं? क्योंकि हमारा, अभी मैं बोल रहा था कि 500 गीगावाट हम इलेक्ट्रिसिटी नॉन रिन्यूएबल, नॉन फॉसिल फ्यूल से बनाना चाहते हैं। फॉसिल फ्यूल से एमिशन होता है, जिससे कि ग्रीन हाउस गैस निकलते हैं, उससे क्लाइमेट चेंज होता है, ये हमें बचाना है। जो नॉन फॉसिल फ्यूल से अगर हम करेंगे तो हमारा ये जो इमिशन है कम हो जाएगा, एंड दैट विल हेल्प अस इनटू द अचीवमेंट ऑफ द रिडक्शन इनटू द ग्रीन हाउस गैसेज। और इस 500 में से 280, आधे से भी ज्यादा सोलर पावर से ही हमको करना है। अब इतना है, इस हिसाब से अगर अभी से देखें तो 40 गीगावाट हमें पर महीने बनाए, तब जाके अचीव करेंगे। लेकिन अभी देखिएगा क्या हमारा अचीवमेंट है। अभी तक टोटल जो सोलर पावर पैनल से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोलर पावर का जो है 13 गीगावाट ही है। अब दिक्कत है कि क्यों? कोविड-19 भी था, चाइना से हमारी डिपेंडेंसी है, ये सब चीजें हैं, इसीलिए ये स्लो है।
लिस्ट में क्यों इंपॉर्टेंट है लाना, रजिस्ट्रेशन कराना? पहली बात को आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ताकि आप जो गवर्नमेंट का टेंडर आता है, जैसे गवर्नमेंट आपको स्कीम देती है, जैसे कि गवर्नमेंट लिंक्ड जो है इंसेंटिव लिंक्ड, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, उसके अंडर में 24,000 करोड़ का सपोर्ट गवर्नमेंट देगी। तो अब इसके अंडर में आपको लेना है तो आपको रजिस्ट्री चाहिए। पीएम कुसुम योजना है, अगर इसके अंडर में आपको कुछ इंसेंटिव चाहिए रजिस्ट्री कराइए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है अभी जो स्टार्ट हुआ है, जिसमें 300 यूनिट तक हम फ्री की बात कर रहे हैं, सोलर पैनल आपके छत पे लगाया जाएगा। तो उसमें भी अगर आपको स्कीम का फायदा लेना है तो सर्टिफिकेशन चाहिए ही, और इस कंडीशन में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इतना ज्यादा करके कोई फायदा है इंडिया के बाहर कुछ है? तो इंडिया के बाहर का चांसेज है, क्योंकि जो यूएस है, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं, वो मैक्सिमम चाइना पे डिपेंडेंट है। और अभी हमने देखा कि यूएस एंड ईयू ने चाइना पे बैन लगा दिया था उनके सोलर पावर पे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उनका जो सोलर पावर बन रहा है वो फोर्स लेबर का यूज करके बन रहा है। फोर्स लेबर किस एरिया को करके? उघुर का जो मुस्लिम्स रीजन एक डोमिनेटेड रीजन है, जिसको जिनजियांग प्रोविंस में है। याद रखिएगा ये सब चीजें, प्रीलिम्स में पूछ लेगा। उघर मुस्लिम कहाँ पे है? चाइना से बिलोंग करते हैं? हाँ बिलोंग करते हैं। ये जिनजियांग प्रोविंस में है। और वहां पे बैन लगाने के बाद हमने देखा था कि इंडिया से जो हमारा एक्सपोर्ट था यूएस और ईयू में, वो बढ़ गया था। एक $1 बिलियन का हमें फायदा हुआ था। दिक्कत ये है कि अभी भी हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना पे, ये देखिए ना, हाफ ऑफ द इंडिया सोलर मॉड्यूल जो है वो इंपोर्ट होके ही आ रहा है, असेंबली यहाँ पे हो रही है। और इस स्कीम में भी दिक्कत ये है कि जो हमने लिस्टिंग की बात की है वो सोलर मॉड्यूल की बात कर रही है, जो बड़ा वाला पैनल था। जो छोटे लेवल पे सेल है वो अभी भी लिस्टिंग की बात नहीं हो रहा है, उसकी बात नहीं हो रही, उसको अभी भी इंपोर्ट डिपेंडेंसी ही देखा जाएगा। तो ये देख के लग रहा है कि अभी भी चैलेंजिंग है पहुंचना। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज आर्टिकल। एक इस पे क्वेश्चन करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों में इसका यूज हो सकता है। क्वेश्चन क्या है? critically evaluate the implication of the approved model and manufacturers of solar photovoltaic module order 2019 on the India Solar Energy Program and Policy। 150 वर्ड का है, 10 मार्क का है। आंसर कैसे लिखेंगे? यहाँ पे बोल रहा है कि इवेल्युएट द इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन किसका? जो अभी हमने ऑर्डर लाया जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पहली बात, आप इसका कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट कीजिएगा। क्या इसके अंडर में क्यों क्या हम ला रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन कराना है, और क्यों हम ला रहे हैं? जैसे कि हमारा जो नीड है सोलर पावर का वो 280 है, और अभी जो है हमारा कंडीशन सिर्फ 13 गीगावाट अभी हम टोटल बना पाए हैं फ्रॉम द सोलर पावर। तो ऐसे कंडीशन में हमें चाहिए मैन्युफैक्चरिंग खुद का ही स्टार्ट करना है। अगर इंटरनली नहीं रहेगा तो चाइना पे डिपेंडेंसी कब तक चलेगी? तो एक तो ये है। फिर इसका हम पॉजिटिव इम्प्लीकेशन दिखाएंगे इस ऑर्डर का कि अब ये हो तो हमारा जो डंपिंग है चाइना से वो कम हो जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंसी हमारा जो है वो इम्प्रूव होगा, सेल्फ रिलायंस इम्प्रूव होगा, हमारा नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा। जो हमारे यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इतना कुछ हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। निगेटिव इम्प्लीकेशन में क्या लिख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक हर्डल आएगा। अब आप जब भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास जाते हैं, एक टेंडेंसी है जो इनकलकेट है, वो है कि घूस चाहिए, कुछ कुछ दीजिए तब आपका काम होगा। ऐसे कंडीशन में हर्डल होगा, डीले होगा, ज्यादा देर से आपको मिलेगा। फिर आपको जो इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन है या इन्वेस्टमेंट है वो कम हो सकता है, डब्ल्यूटीओ का आप वायलेट कर सकते हैं। ये सब चीजें इसमें और एडिशनल कंसीडरेशन में आएगा। अब बैलेंस कर लीजिएगा इन दोनों को दिखा के कि यस डिस्पाइट ऑल दिस थिंग, जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो सबसे ज्यादा नीड है वो बढ़ेगा, वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट में कंक्लूड कर लीजिएगा समराइज करके, पॉजिटिव एंड निगेटिव को मोस्टली आप पॉजिटिव दिखा के इसको कंक्लूड कर लीजिएगा। दिस विल बी योर परफेक्ट आंसर। प्लीज इसको राइट लिखिए, तब इसको सेल्फ इवेल्युएट कीजिए तो क्लियरिटी आएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, लास्ट न्यूज है जो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद द अदर्स। ये एथिक्स पेपर जीएस पेपर 4 में आ सकता है कि जो कंपैरिजन हमारा आजकल चल रहा है कि हमें दूसरों से आगे निकलना है, ये चीजें क्या है?
एक तरीके से आपका मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करता है, जो सेल्फ स्टीम है वो लो कर देता है। आप जो भी कर रहे हैं आप उसको कीजिए, आप खुद से अपना खुद को देखिए और ये सोचिए कि हम ऐसे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, जो आज मैं हूं उससे बेहतर कल को कैसे हो सकता हूं। दिस शुड बी द मेन मोटिव, दिस शुड बी द मेन थॉट प्रोसेस, और तभी जाके थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है। आप जब कंपेयर दूसरे से करते हैं, अगर आप सोचिए कि आप किसी रेस में हैं और आप दूसरे जो तेज चल रहा है उससे आपने अपने आप को जोड़ लिया, तो आप घसीटा जाएंगे, वो आपको लेके जाएगा, सब हाथ तो छिल जाएगा आपका। आप सोचिए दूसरा कंडीशन कि आप तेज दौड़े, दूसरा कोई स्लो चल रहा है, उसने आपको, उससे आपने बांध लिया तो वो घसीटा जाएगा। जब आप दूसरे से कंपेयर करते हैं तो या तो आप खुद घसीटे जाते हैं या दूसरे को घसीटते हैं। इसीलिए कहा जाता है किसी से मत बांधिए, अपना दौड़ अपना खुद लगाइए, अपना स्पीड खुद मॉडरेट कीजिए, खुद जज कीजिए, और सेल्फ इंप्रूवमेंट ही बेस्ट इंप्रूवमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे है कि आपको बनना है रिसर्चर एंड आपका पूरा ध्यान है कि आप दूसरे को देख के कोई और स्ट्रीम ले लेते हैं, पढ़ाई में ही देखिए तो आप उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप खुद को जज करके अगर खुद के इंटरेस्ट वाले एरिया में इंटर करते हैं तो आपकी इफिशियंसी, आपका जो इफेक्टिवनेस है बहुत ज्यादा होगा, और लास्ट में जो लाइफ में आप हमेशा खुश रहेंगे। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज आर्टिकल। अभी तक हमने जितना भी टॉपिक डिस्कस किया उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। दिस विल बी आवर फ्यूरियस 5 सेशन एंड दैट वी विल टेक द 5 क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक वी हैव डिस्कस। तो उसको आप सॉल्व कीजिएगा वन बाय वन। पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, which of the following indicators include both employed and actively seeking work individual into the calculation? Workforce participation rate, unemployment rate, labor force participation rate and employment rate। तो ऐसे में क्या होगा, ये बोल रहा है कि एक्टिवली सीकिंग, एक्टिवली सीकिंग की जब बात करेंगे तो उसमें हमारा कौन सा आ जाएगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आएगा, क्योंकि इसमें जो एम्प्लॉयड है और अनएम्प्लॉयड है दोनों को लिया जाएगा। दोनों काम करने के इच्छुक हैं, एक को जॉब मिला है एक को नहीं मिलेगा। वरना आप वर्क फोर्स लेंगे तो यहाँ पे केवल जो वर्क फोर्स जो एम्प्लॉयड है वो होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट लेंगे इसमें केवल अनएम्प्लॉयड को लेंगे, और एम्प्लॉयमेंट को लेंगे तो यहाँ पे केवल एम्प्लॉयड को लेंगे। तो ये सब गलत होगा। The correct answer for this question will be C. Question 2. The unemployment rate is calculated as unemployment person upon total population. Unemployed person divided by the working age population. C. Unemployed person divided by the labor force. Unemployed person versus the labor force. तो यहाँ पे देखिएगा पूछ रहा है कि unemployment rate पूछ रहा है, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर आ जाएगा, अनएम्प्लॉयड पर्सन तीनों में है तो तीनों सही हो सकता है, चौथा तो ऐसे ही गलत हो गया। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, वर्किंग एज में तो सब हो जाएगा, जो वर्क करना चाहते हैं जो नहीं करना चाहते, लेकिन जब हम अनएम्प्लॉयमेंट लेते हैं तो वही उन्हीं को लेते हैं जो वर्क करना चाहते हैं, तो लेबर फोर्स होगा। टोटल पॉपुलेशन तो नहीं ले सकते क्योंकि इसमें जो नहीं काम करना चाहते हैं उनको भी आप इंक्लूड कर लेंगे। Which of the following best describe the primary function of the solar cell? Converting sunlight into the heat energy, converting sunlight into the electrical energy। यही इसका कॉन्सेप्ट होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्ट हम कन्वर्ट करते हैं। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द प्राइमरी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल यूज इनटू द मोस्ट कॉमन सेल। तो अभी हमने पढ़ा था पॉलीसिलिकॉन, वहां पे भी देखा था जो स्टार्टिंग में था, और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, which of the following factors does not directly affect the efficiency of a solar cell? तो intensity of sunlight, तो intensity of sunlight तो अफेक्ट करेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, अगर मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक को इंप्रूव करें तो कहीं ना कहीं इफिशियंसी बढ़ा देगा, तो ये तो सही है, तो ये गलत हो जाएगा, ये दोनों गलत हो गया। टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी होता है। एक जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो सेमीकंडक्टर होता है, जो सिलिकॉन है वो सेमीकंडक्टर है, उसमें होता है कि एक लास्ट जो उनका बैंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, वो टेम्परेचर जब आता है सनलाइट जो फोटान होता है उस पर गिरता है, वो उसको एब्जॉर्ब करता है और वो वहां से एमिट होकर दूसरे वाले बैंड में जाता है, उसी में उसका एनर्जी जो होता है वो रिमिट होता है, एज वेल एज जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर का इम्पैक्ट है, तो ये सही है, ये गलत हो गया। साइज ऑफ सोलर सेल
इससे कोई मतलब नहीं होता है इफिशियंसी पे, क्योंकि साइज सेल से क्या होगा, जस्ट ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ेगी, अपने जो सोलर सेल है उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टूडेज न्यूज आर्टिकल। वी विल कंक्लूड आवर सेशन हियर। यहाँ पे हम समाप्त करेंगे अपने सेशन को। आप लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद ये सेशन ज्वाइन करने के लिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।